मगर उनकी मीटिंग थी, वो एकदम रोने लगी थी। आप प्लीज़ मुझे घर जाने दें, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं उनकी बहन हूँ, झूठ बोल रही है। राव पीछे आ खड़ा हुआ था, इसी को इधर आना था। चंद हफ्ते पहले तो डील हुई थी सर, और इसी के नाम से हुई थी, कम उम्र, खूबसूरत और अनछुई। आगा ने कहा था ये हमारी डिमांड पे पूरी उतरती है। राव का लहजा स्पॉट था। मखमल इब्राहिम नाम है ना तुम्हारा, तुम आगा की बहन कैसे हो सकती हो? वो 3 करोड़ के नफ़े के पीछे अपनी बहन को एक रात के लिए नहीं बेच सकता। उसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। उसे बहुत जोर का चक्कर आया था। वो गिरने ही लगी थी कि हुमायूं ने उसकी दूसरी कोहनी से पकड़कर उसे खड़ा रखा। अब सीधी तरह बताओ कि तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो या आका ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है? तुम मखमल इब्राहिम हो और वो फुआद करीम, वो तुम्हारा सगा भाई है। इतने अरसे से लड़कियां फराम कर रहा है। पहले तो कभी अपनी बहन का सौदा नहीं किया। नहीं, उसने बेयकीनी से नफी में सर हिलाया। आप झूठ बोल रहे हैं फुआद भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी उनसे बात कराएं, आप खुद ही सुन लेना, वो मेरा वेट कर रहे हैं। हमें फंक्शन पे जाना था। हर आम इंसान की तरह मखमल को भी झूठ की हल्की फुल्की आदत तो थी, और इसी पुरानी आदत का कमाल था कि खुद ब खुद उसके लबों से डिनर की जगह फंक्शन निकला था। कहीं लाशऊर में उसे एहसास था कि अगर वो अपने फवाद के खास न कहती तो वो इसे बुरी लड़की समझते। राव साहब, आगा फवाद को फ़ोन मिलाएं। राइट सर। राव मोबाइल पे नंबर मिलाने लगा और स्पीकर ऑन रखे। उसने कहकर एक गहरी नज़र मखमल पे डाली, जो बेकरार और हरासा सी राव के हाथ में पकड़े फ़ोन को देख रही थी। जी राव साहब। एकदम कमरे में फुआद की आवाज़ गूंजी। माल पहुंच गया? पहुंच तो गया है, मगर पुर्जे बहुत आवाज़ देते हैं, आप बात कर लें। उसने फ़ोन आगे बढ़ाकर मखमल के कान से लगाया। हेलो फुआद भाई। वो रो पड़ी थी। फुआद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आप प्लीज़ इनको बकवास मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए या नहीं चाहिए? है ना, तो जैसे एएसपी साहब कहते हैं करती जाओ। फवाद भाई, वो हलक के बल चलाई, ये मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। वो जो करते हैं करने दो, सिर्फ एक रात ही की बात है। आप ज़्यादा बक बक मत करना, सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। सातवें आसमान से उसके सर पर टूटे थे, वो साकत खड़ी रह गई। सिर्फ एक रात ही की तो बात है, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। इसकी आवाज़ उसके जहन पे थोड़े बरसा रही थी। बस एक डायमंड रिंग का लारा दिया था तुम्हें उसने, और तुम को कहती हो कि वो तुम्हारा भाई है। फ़ोन उसके कान से हटाकर बंद करते हुए हुमायूं ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो इसी तरह पत्थर का बेजान बुत बनी खड़ी थी रही थी। उसका जहन, दिल, कान, आंखें सब बंद हो चुके थे। राव साहब, पता कराएं ये वाकई फुआद करीम की बहन है या नहीं, और इसकी बात में कितनी सच्चाई है, ये तो हम बाद में खुद मालूम कर लेंगे। शम्स बच्चल, उसने ज़ोर से आवाज़ दी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। साकत खड़े वजूद में रही सही जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल छाने लगे थे। वो गनमैन दौड़ते हुए अंदर आए थे। शम्स, इसे ऊपर लेकर कमरे में बंद कर दो और ध्यान करना कि भागने ना पाए। और बच्चल, इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, मखमल चकरा कर गिरी, और अगर इसने इसके दोनों बाजू से थाम ना रखा होता तो वो नीचे गिर पड़ती। मखमल, मखमल, वो इसका चेहरा थपथपा रहा था। उसकी आंखें बंद होती गई और जहन गहरे अंधेरों में डूबता चला गया। उसकी आंखों में नमी डली गई थी। गिलेपन का एहसास था या कुछ और? उसने एकदम हड़बड़ाकर आंखें खोली। उठ जाओ, बहुत सो लिया। वो ग्लास साइड टेबल पे रखकर सामने कुर्सी पे जा बैठा था। चंद लम्हे तो वो खाली खाली निगाहों से उसे देखती रही, और जब आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार हुआ तो जैसे चौंक कर सीधी हुई। वो बड़ा सा पुरतइश सा बेडरूम था। कीमती सोफे, कालीन और भारी खूबसूरत पर्दे। वो एक बेड पे लेटी थी और उसके ऊपर बेड कवर डाला हुआ था। सामने कुर्सी पर वो उखड़े उखड़े तेवर के साथ टांग पे टांग रखे बैठा उसे देख रहा था। उसे याद आया वो इसे किसी कमरे में बंद करने की बात कर रहे थे जब वो शायद बेहोश हो गई थी। अब वो किधर थी? उसे कितनी देर बीत चुकी थी? घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वो घबरा कर कदरे सीधी हो बैठी। वो अभी तक स्याह झिलमिलाती साड़ी में मलबूस थी और ब्यूटिशियन की लगाई की सारी पिन्ने वैसे ही कस के लगी हुई थी। मम्मा, मैं किधर हूँ? क्या वक्त हुआ है? सुबह हो गई। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगी तो सामने वॉल क्लॉक पे निगाह पड़ी। 3:30 बज रहे थे। अभी सुबह नहीं हुई और आप वहीं हैं जहाँ आने के लिए फुआद ने आपको डायमंड रिंग का लालच दिया था। मुझे फुआद भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं फाइल साइन करवा कर वापस आ जाऊं। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? आगा फुआद तो कहता है कि तुम उसके घर में पलने वाली एक यतीम लड़की हो, ना कि उसकी बहन। यतीम हो तभी तुम जैसे याशों के हाथ बेच डाला उसने मुझे, जो मेरा सका तायाजाद भाई था। तुम सब गिद्धों का बस यतीमों पर ही चलता है। वो फट पड़ी थी। मुझे ये आंसू और जज्बाती तकरीरें मुतासर नहीं करती। वह अब इत्मीनान से सिगरेट सुलगा रहा था। मुझे सिर्फ सच सुनना है
और ठीक ठीक, वरना मैं थाने ले जाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सिर्फ ये बताओ कि पेश से पहले वो तुम्हें कितना शेयर देता रहा है, किधर किधर भेजा है उसने तुम्हें, और तुम्हारे इस गैंग में और कौन कौन है। सिगरेट का एक कश लेकर उसने धुआं छोड़ा तो लम्हे भर को धुएं के मरगुले उन दोनों के दरमियान हायल हो गए। मुझसे कसम ले लो, मैं सच कसम ले लो, वाकई हाँ ले लें, 100 बंदूक के सामने अदालत में उठाओगी कसम। वो टांग पे टांग रखे बैठा, सिगरेट लबों में दबाए कश ले रहा था। मैं तैयार हूँ, मुझे अदालत में ले जाएं, मैं ये सब दोहराने को तैयार हूँ। वो तब होगा जब मैं तुम्हारे कहे पे यकीन करूंगा, यकीन जो अभी तक मुझे नहीं आया। उसने सिगरेट एश ट्रे पे झटकी, राख के चंद टुकड़े टूट कर गिरे। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी गैंग से कोई तल्लुक नहीं है। मुझे फवाद भाई ने कुछ नहीं बताया था। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, मैं जानता हूँ। नहीं प्लीज़। वो लिहाफ उतार कर बिस्तर से उतरी और घुटनों के बल उसके कदमों में आ बैठी। एएसपी साहब, उसने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं लाइलम थी कि आपका क्या मकसद है, या फवाद भाई का क्या मकसद है। मैं मैरियट पे डिनर पे जा करने के लिए तैयार हुई थी। मेरा कसूर नहीं है। उसकी कांच की सुनहरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अल्लाह कसम ये सच है। अल्लाह की कसम खाने के लिए आगा फवाद ने क्या पेश किया था? डायमंड का सेट, वहीं शक्की पुलिस ऑफिसर और मखसूस तंजी अंदाज। जितना वो शख्स वजी था, उसकी जुबान इससे बढ़कर कड़वी थी। मखलूक का दिल चाह कि उसका मुंह नोच ले, और अगले पल वो इस पे झपटी और उसकी गर्दन पोंछनी चाहिए, मगर मायूं ने इसकी दोनों कलाइयां अपनी गिरफ्त में ले ली। इसी कश्मकश में मखमल के 2 नाखून उसके गाल से रगड़े गए। सिर्फ आंखें ही नहीं, तुम्हारी तो हरकतें भी बिल्लियों वाली हैं। वो खड़ा हुआ और उसको कलाइयों से पकड़े पकड़े साथ खड़ा किया, फिर झटका दे के छोड़ा। वो 2 कदम पीछे जा खड़ी हुई। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। मुड़ कर जाने लगा तो वो तड़प कर उसके सामने आ खड़ी हुई और फिर से हाथ जोड़ दिए। सुबह हो गई तो बदनाम हो जाऊंगी। मैंने कहा ना बीबी, मुझे ये जज्बाती तकरीरें मुतासर नहीं करती। उसने अपने गाल पे हल्का सा हाथ फेरा, फिर इस्तज़ा या मुस्कुराया, फिर कहा तुम बहादुर लड़की हो, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम इधर ही रहोगी, कम से कम सुबह तक। मैं बदनाम हो जाऊंगी एएसपी साहब। रात गुजर गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हो जाए, मुझे परवाह नहीं। वो झुककर सिगरेट एश ट्रे में फेंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो हाथ जोड़े खड़ी रह गई और वो दरवाज़ा बाहर से बंद करके जा चुका था। दरवाजे की जानब वो लपकी और डोर नॉब जोर से खींचा। वो बाहर से बंद था। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। वो दोनों हाथों से जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी, मगर जवाब नदारत। वो बेबस सी ज़मीन पे बैठती चली गई। फवाद फवाद उसके साथ ऐसा कर सकता था? उसे यकीन ना आता था। उसने क्या बिगाड़ा था फवाद का, जो उसने चंद रुपयों के अवज़ उसे बेच दिया? वो घुटनों पे सर रखे आंसू बहाती हुई शाम याद कर रही थी, जब वो उसे देखते देखते चौंका था और चाय का कप लेते हुए उसकी उंगलियां उसके हाथ से मस हुई थी। कम उम्र, खूबसूरत और अनछुई। आगा ने कहा था ये हमारी डिमांड पे पूरी उतरती है। तो वो इसलिए चौंका था कि किसी अय्याश शख्स की बताई गई डिमांड पे उसके घर में पलने वाली वो यतीम लड़की पूरी उतरती थी। तुम कितनी खूबसूरत हो मखमल, मुझे पता ही ना चला। उसके लहजे का फसूं और फिर उसकी वो सारी अनायतें। वो जानता था कि इसकी कमज़ोरी क्या है। उसने इसको इसकी मनपसंद चीज़ों की झलक दिखलाई, यहाँ तक कि वो जब उसके मुकम्मल काबू में आ गई तो फुआद ने उसे इधर भेज दिया, और वो भी कितनी बेवकूफ़ और सादा थी, उसे पता ही ना चला। वो इसको ऑफिस में इधर उधर चीज़ें साइन करवाने भेज देता था, और कोई और काम तो उसने मखमल से लिया ही ना था। वो तब भी ना समझ सकी। और अब ये शख्स हमायूं दाऊद, वो जानती नहीं थी कि ये आदमी कौन था, उससे ये सब बातें क्यों पूछ रहा था और इसका क्या मकसद था। उसे सिर्फ इल्म था तो इतना कि अगर रात बीत गई तो सुबह उसे कोई कबूल ना करेगा, और कबूल तो शायद अब भी कोई ना करे क्योंकि फवाद के खिलाफ इस बात पे यकीन कोई नहीं करेगा, कोई उसे बेगुनाह ना समझेगा। और फवाद वो तो शायद सिरे से मुकर ही जाएगा कि वो कभी मखमल को ऑफिस लेकर गया है। खुदाया वो क्या करे। उसने भीगा चेहरा उठाया, कमरा कदरे धुंधला सा दिखाई देता था। उसने पलकें झपकाई तो आंसू की धुंध नीचे लड़कती चली गई। कमरा नायत खूबसूरती से रास्ता था। कीमती कालीन, खूबसूरत फर्नीचर और भारी मखमली पर्दे पर्दे वो चौंकी, क्या इनके पीछे कोई खिड़की थी? वो पर्दों की तरफ दौड़ी और झटके से उन्हें एक रुख से खींचा। पर्दा खुलता चला गया। बाहर टेरेस था और उसकी रोशनियां जली हुई थी, जिनमें वो बगैर दिक्कत के 2 गनमैन चौकस खड़े देख सकती थी। उसने घबरा कर पर्दा बराबर किया। अल्लाह ताला प्लीज़, वो रो कर दुआ करने लगी, और जब दुआ करते करते थक गई तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई।
अपना अक्स देखा। रोने से उसका सारा काजल बह गया था। आंखें मुतवरम और कदरे भयानक लग रही थी। जूड़ा ढीला होकर गर्दन तक आ गया था और गंगरियाली लिटों के बाल सीधे होने लगे थे। मखमल एक मजबूत हिसाब की लड़की थी। इसके बावजूद फवाद के इस भयानक रूप का सदमा इतना शदीद था कि शुरू में तो उसने हिम्मत हार दी और साफ जवाब देगी, लेकिन अब वो किसी हद तक सोचने समझने के काबिल हुई थी। फवाद से सारे बदले तो वो बाद में चुकाएगी, अभी उसे इस अक्खड़ और सद मैर एएसपी की कैद से निकलना था। उसने इधर उधर देखा, कुछ खास नजर ना आया तो फिर वार्डरोब खोला। अंदर मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। उसने कुछ हैंगर से उलट पलट किए और सोचकर एक कुर्ता शलवार निकाला। ब्राउन कुर्ता और सफेद शलवार। सबसे पहले उसने साड़ी के बोझ से निजात हासिल की और फिर उस कुर्ते शलवार को पहनकर बाल सीधे करके बैंड में बांधे और बाथरूम में जाकर मुंह अच्छी तरह धोया। बाहर निकलने के लिए किसी रास्ते का तलाश उसकी निगाहों को बाथरूम की कोई खिड़की दरवाज़ा नजर न आया तो मायूस से पलटने ही लगी थी कि एकदम चौंकी। एक दीवार में शेल्फ था, उसमें शैम्पू और शेविंग का सामान रखा हुआ था। शेल्फ का अंदर से रंग बाकी दीवारों से ज़्यादा चिकना सफेद था। भला क्यों? वो करीब आई, सारा सामान नीचे उतारा और फिर बागौर अंदर देखते हाथ फेरा तो एहसास हुआ कि इस खाने के पीछे दीवार नहीं बल्कि कार्डबोर्ड के सफेद फट्टे थे जो मेखों से जड़े थे। मेखें कच्ची और ताज़ा लग रही थी। आगे का काम बहुत आसान था। उसने सारे नल खोल दिए ताकि आवाज़ बाहर ना जाए और थोड़ी सी मेहनत के बाद फट्टे खींचकर उतार लिए। वो जल्दी में लगाए गए लग रहे थे, सो इसे ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। उसके पीछे खिड़की थी, अच्छी खासी चौड़ी थी, वो इसमें से बासानी गुजर सकती थी। बेहद मुतमिन सी होकर मखमल ने खिड़की खोली और जब बाहर झांका तो एक लम्हे को सर चकराया। खिड़की से 2 फुट के फासले पर दीवार थी। घर की 4 दीवारी की खिड़की और 4 दीवारी के दरमियान सिर्फ खला था और नीचे, बहुत नीचे पक्का फर्श था। वो इस घर की गालबन तीसरी मंजिल पर मौजूद थी। शायद इसीलिए उन्होंने कच्चे पक्के फट्टे लगा दिए थे। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो यहाँ से नहीं निकल सकती थी। उसका दिल डूब कर उभरा। ये आखिरी रास्ता भी बंद होता नजर आ रहा था। वो मायूस सी नल बंद करके खिड़की बंद करने ही लगी थी कि सन्नाटे में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। आप सैन में क्या कर रही हैं? बस यूं ही तजवीद की प्रैक्टिस कर रही हूँ। लड़कियों की बातें करने की आवाज़ें बहुत करीब तो नहीं, बहुत दूर भी नहीं थी। वो चौंकी और फिर बाथरूम की लाइट बंद की। बाहर का मंजर कदरे वाज़ेह हुआ। खिड़की से दीवार का फासला 2 फुट का था, मगर वो दीवार की मुंडेर थी और वो आवाज़ें के नीचे से नहीं, बराबर से आ रही थी, बिल्कुल बराबर से, यानी इस बाथरूम के बराबर सामने का सहन था। अगर वो ये दीवार फांद जाए तो उस अछूते ख्याल ने जहन में सर उठाया तो उसने जूते उतारे और नीचे झांका। अगर गिर गई तो नहीं बचेगी, मगर मौत इस जिल्लत से तो बेहतर होगी जो सुबह या इससे बदेर घर पहुंचने पे उसे उठानी पड़ेगी। उसने दोनों हाथ चौखट पे रखे ही थे कि कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। दरवाजे के वो अंदर से कुंडी लगा चुकी थी, सो वो खोल ना पा रहे थे। यकीनन किसी ने फट्टे उखाड़ने की आवाज़ सुन ली थी। वो लम्हे भर को भी ना घबराई और हाथ बढ़ाकर दीवार को टटोला। वो करीब ही थी। ओह नो! बराबर वाले सहन में वो खंगारी थी। अगले लम्हे उसकी मधुर मगर हल्की आवाज़ अंधेरी फिजा में गूंजने लगी। ए अल्लाह, मेरे दिल में नूर डाल दे। मखमल ने दीवार पे दोनों हाथ रखे और नीचे देखे बगैर पाँव भी ऊपर रख दिया। और मेरी बसारत व समात में नूर हो। घोड़े की पीठ पे सवार की तरह वो दीवार पर बैठी और नीचे देखा। सहन की ज़मीन बहुत करीब थी, दीवार छोटी सी थी और मेरे दाएं और बाएं जानब नूर हो। उसने आस्था से दोनों पांव ज़मीन पर रखे। वो बिलाखिर बराबर वालों की छत पे उतर आई थी। लम्हे भर को वो बेयकीन सी पलट कर दीवार को देखने लगी थी, जिसके पार एएसपी हुमायूं दाऊद का घर था, बल्कि कैद खाना जिससे वो निकल आई थी। उसी पल दीवार के पार से रोशनी सी चमकी। वो ठिठकी। यकीनन किसी ने बाथरूम की लाइट जलाई थी। अपनी बेवकूफ़ी पे उसे गुस्सा आया। उसे बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके नल खोल कर आना चाहिए था, मगर आधी फरार तो न थी, या फिर उस लड़की की आवाज़ के फसू में ऐसी खोई थी कि होश न रहा। और मेरे ऊपर और नीचे नूर हो। सामने एक बरामदा था जिसके आगे ग्रिल लगी थी। ग्रिल का दरवाज़ा खुला था और दरवाजे से काफ़ी दूर एक लड़की बैठी ग्रिल से टेक लगाए, आंखें बंद किए कुछ गुनगुना रही थी। और मेरे आगे पीछे नूर हो। वो दीवार के साथ घुटनों के बल रींगती ग्रिल तक आई। वो लड़की दुनिया माफिया से बेखबर अपनी मुनाजात में गुम थी। और मेरे लिए नूर बना दे। मखमल चुपचाप खुले दरवाजे से अंदर रेंग गई। लड़की इसी तरह मगन सी थी। और मेरी जुबान व असाब में नूर हो। उसने धड़कते दिल के साथ इधर उधर देखा। लंबा सा बरामदा खाली था, बस दूर एक फ्रिज पड़ा था और उसके साथ जालीदार अलमारी थी। अंधेरे में मंद चांदनी के बायस उसे इतना ही नजर आया था। वो बहुत आहिस्ता से उठी और दबे पाँव फ्रिज की तरफ बढ़ी। और मेरे गोश्त और लहू में नूर हो। फ्रिज और अलमारी के दरमियान छुपने की जगह थी। वो झट से इनके दरमियान आ बैठी, मगर सामने ही दरवाज़ा था। वो लड़की वापस आती तो सीधी उसमें निगाह पड़ती। नहीं, उसे यहाँ छुपने के बजाय नीचे जाना चाहिए। और मेरे बाल और खाल में नूर हो। अंदर जाने वाला दरवाज़ा बंद था। अगर उसे खोलती तो आवाज़ बाहर जाती। वो परेशान सी खड़ी हुई, तभी जालीदार अलमारी के हैंडल से कुछ लटकता नजर आया।
उसने झपट कर वो उतारा। वो स्याह जॉर्जेट का लबादा था। उसने चाँद की रोशनी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहा, और मेरे नफ्स में नूर हो। बाहर वो बेखबर सी अभी तक दुआ पढ़ रही थी। उसने लिबादा खोला। वो स्याह अबाया था और साथ एक ग्रे स्कार्फ। मखमल ने फिर कुछ भी नहीं सोचा और अबाया पहनने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो मर्दाना कुर्ता शलवार में खड़ी है और नंगे पाँव है। वो अबाया भी उसे उस वक्त गनीमत लगा। और मेरे लिए नूर बढ़ा दे। स्कार्फ को उसने बमुश्किल चेहरे के गिर्द लपेटा। आदत न थी तो मुश्किल लग रहा था। अब उसे किसी तरह नीचे जाकर सड़क तक पहुंचना था। आगे अपने घर का रास्ता तो आंखें बंद करके भी आता था। ऐ अल्लाह मुझे नूर अता कर। वो इसी तरन्नुम में पड़ रही थी कि मखमल तेजी से बाया के बटन बंद करके स्कार्फ पे हाथ फेर कर दुरुस्त कर रही थी। एकदम उसे बहुत खामोशी लगी। बाहर सहन बहुत चुप हो सा हो गया था। शायद उस लड़की की दुआ खत्म हो गई थी। उसने कदरे घबराहट कदरे जल्दबाजी में तेजी से दरवाज़ा खोलना चाहा। उसी पल उस लड़की ने पीछे ग्रिल की चौखट पे कदम रखा। अस्सलामुअलैकुम। कौन? चौकन्नी सी आवाज़ उसकी अकब में उभरी तो उसके कदम बढ़ते रुक गए। दरवाजे पे हाथ रखे रखे वो गहरे सांस लेकर पलटी। वो सामने शलवार कमीज में मलबूस सर पर दुपट्टा लपेटे हाथ में किताब पकड़े उलझी निगाहों से उसे देख रही थी। मखमल का दिल जोर से धड़का। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। जाने अब क्या होगा। वो मैं आपकी आवाज़ सुनकर आई थी। बहुत अच्छी तिलावत करती हैं आप। तिलावत नहीं, वो दुआए नूर थी। मेरी आवाज़ नीचे तक आ रही थी। क्या? लड़की का अंदाज सादा मगर मोहतात था। मखमल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे किसी तरह इस लड़की की बातों में उलझाकर वहां से निकलना था। एक दफ़ा सड़क तक पहुंच जाए तो आगे घर के तमाम रास्ते उसे आते थे। खूबसूरत आवाज़ हर जगह पहुंच। मैं तिलावत समझ कर आई थी। मालूम न था कि आप दुआ मांग रही हैं। आपने बताया नहीं आपका नाम। शाइस्तगी से कहती वो लड़की 2 कदम आगे आई तो ग्रिल से छन कर आती चांदनी में उसका चेहरा वाज़ह हो। चिकनी सफ़ेद रंगत, बेहद गुलाबी होंठ और बादामी आंखें, जिनकी रंगत सुनहरे पखराज की सीरी, गोल्डन क्रिस्टल। ये लफ्ज़ मखमल के जहन में आया था और उसे देखते ही वो लम्हे भर को चौंकी थी। बहुत शिद्दत से मखमल को एहसास हुआ था कि उसने इस लड़की को पहले भी कहीं देख रखा है, कहीं बहुत करीब, अभी कुछ वक्त पहले। उसके नक्श नहीं, ये वो भूरी सुनहरी आंखें थी जो शनासा थी। मैं मखमल हूँ। जाने जाने कैसे लबों से फिसल पड़ा। मुझे दरअसल रास्ते नहीं मालूम तो भटक जाती हूँ। ओह, आप हॉस्टल में नहीं आई हैं, न्यू कमर हैं। और उसे उम्मीद का एक सिरा नजर आ गया। वो शायद कोई गर्ल्स हॉस्टल था। जी, मैं शाम में आई हूँ। न्यू कमरा। ऊपर आ तो गई मगर नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। नीचे आपके रूम्स 3rd फ्लोर पे ही है ना? फिर नीचे वो, ओ आप तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी होंगी यकीनन। वो खुद से ही कहकर मुतमिन होगी। मैं भी तहज्जुद के लिए नीचे प्रेयर हॉल में जा रही हूँ। आप मेरे साथ आ जाएं। उस लड़की ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं फरिश्ते हूँ, आ जाएं। वो दरवाज़ा धकेल कर आगे बढ़ गई तो मखमल मतसब्बब से पीछे हो ली। सामने संगमरमर की तवील राहदारी थी। दाएं तरफ ऊंची खिड़कियां थे जिनसे छन कर आती चांदनी राहदारी का सफ़ेद मरमर भी फर्श चमक उठा था। फरिश्ते राहदारी में आगे तेज तेज चलती जा रही थी। वो नंगे पाँव उसके ताकों में चलने लगी। मर्दाना खुले पांजे उसके पाँव में आ रहे थे मगर ऊपर बाय ने ढांप रखा था। राहदारी के इख्तिताम पे सीढ़ियां थी, सफेद चमकते संगमरमर की सीढ़ियां जो गोलाई में नीचे जाती थी। उसने नंगे पाँव जीने पे रखे। रात के इस पैर जीनों का संगमरमर बेहद सर्द था, यख ठंडा। वो महसूस किए बगैर तेज तेज सीढ़ियां उतरने लगी। 3 मंजिलों के जीने खत्म हुए तो सामने एक कुशादा बरामदा था। बरामदे के बड़े बड़े सफेद सतून थे और सामने लॉन नजर आता था। हल्की चांदनी में बरामदा नीम तारीख सा लग रहा था। एक कोने में चौड़ी बेहद चौड़ी सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दे रही थी। फरिश्ते इन सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो लम्हे भर को तो उसे खौफ आया। वो बेहद चौड़ी सीढ़ियां खासी नीचे तक जा रही थी। मंदम चांदनी में चंद जीने ही दिखते थे। आगे सब तारीकी में गुम था। जाने क्या था नीचे। फरिश्ते के पीछे वो सहज सहज कर नीम तारीख जीने उतरने लगी। बहुत नीचे जाकर फर्श कदमों तले आया तो महसूस हुआ कि नीचे नरम सा कली था जिसमें उसके पाँव दस गए थे। वो एक बेहद तवील व अरीज कमरे में खड़ी थी। वो किधर शुरू किधर खत्म होता था कुछ पता न चलता था। वो इधर उधर गर्दन घुमाती अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगी। फरिश्ते ने दीवार पे हाथ मारा, बटन दबाने की आवाज आई और अगले इलम में जैसे पूरा आसमान रोशन हो गया। मखमल ने घबराकर इधर उधर देखा। वो एक बहुत बड़ा सा हॉल था। छत, गियर, फानूस और स्पॉट्स लाइट्स चमका जगमगा उठी थी। हॉल 6 ऊंचे स्तूनों पर खड़ा था। बेहद सफ़ेद सतून, सफ़ेद दीवारें रोशनियों से जगमगाती। ऊंची छत और दीवारों में ऊंची ग्लास विंडोज। वजू की जगह वो सामने है। फरिश्ते ने अपने दुपट्टे को पिन लगाते हुए एक तरफ इशारा किया तो वो जैसे चौंकी, फिर सर हिलाकर उस तरफ बढ़ गई। वजू की जगह नीम तारीख थी। संगमरमर की चौकियां और सामने टूटनियां, एक एक टाइल चमक रहा था। वो हर शय साइज से देखती एक चौकी पे बैठी और झुककर टूटनी खोली। फवाद और वो एएसपी मखमल इब्राहिम को सब कुछ फरामोश हो चुका था। सुनो, खुलो दरवाजे से फरिश्ते ने झांका। बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू करना। मखमल ने यूं ही सर हिला दिया और फिर गीले हाथों को देखा जिन पे टूटनी से पानी निकलकर वो सर छिटक कर वजू करने लगी। फरिश्ते जैसे उसके इंतजार में खड़ी थी। मखमल इसके बराबर नमाज के लिए खड़ी हो गई। शायद तहज्जुद पढ़नी थी। उसने हाथ उठाए तो रात भर के तमाम मनाजर जहन में ताज़ा हो गए।
दर्द की एक तेज लहर सीने में उठी थी। धोखाधड़ी, इत्मीनान का खून, फ्रॉड, बेवकूफ़ बनाए जाने का एहसास, क्या कुछ फवाद ने नहीं किया था उसके साथ। वो किस किस का मातम करती। सलाम फेर के दुआ के लिए हाथ उठाए तो सारी उम्र की महरूमियाँ और नारसाइयाँ सामने आने लगी। मैं क्या मांगूँ? मांगने की एक तवील फहरिस्त है मेरे सामने। मुझे कभी वो ना मिला जिसकी मैंने तमन्ना की थी, जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान के पास होना चाहिए। मुझे कभी भी वो ना मिला जो लोग जमा करते हैं। क्यों क्यों मेरे पास वो सब नहीं है जो लोग जमा करते हैं? और जब दिल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने चेहरे पे हाथ फेर कर आंसू खुश्क किए और सर उठाए। सामने हॉल के सिरे पे एक बड़ा सा स्टेज था। दरमियान में मेज़ और कुर्सी रखी थी। एक तरफ फासले पे डाइस भी रखा था। शायद वहाँ तदरीस का कोई काम भी होता था। कुर्सी के पीछे दीवार पे एक बेहद खूबसूरत खत्ताती से मुज़य्यन फ्रेम आवेजा था। उस पे वो सरसरी सी निगाह डालती यकदम ठटक कर रुकी। खूबसूरत अरबी इबारत के नीचे उर्दू में कुछ खत लिखा था। बस लोगों को चाहिए कि उस पे खुशी मनाएं। कुरान इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। वो यकलक चौंकी। क्या देख रही हो मखमल? फरिश्ते बगौर से उसे देख रही थी। यहीं कि मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था जो इधर लिखा है। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? इत्तेफाक की क्या बात है? ये फ्रेम इसलिए तो इधर लगा था क्योंकि तुमने आज सुबह यही बात सोचनी थी। मगर फ्रेम लगाने वाले को तो इल्म नहीं था कि मैं यही सोचूंगी, लेकिन इसकी आयत उतारने वाले को तो था ना। वो चौंक कर इसे देखने लगी। क्या मतलब? जिसने कुरान उतारा है वो जानता है कि तुमने कब क्या सोचना है, और ये तुम्हारी सोच का जवाब है। नहीं, उसने शाने झुकाए। मेरी सोच का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। मसलन क्या? वो दोनों दो जानू होकर बैठी थी और फरिश्ते बहुत नरमी से उसे देख रही थी। यही कि अचानक किसी बेकसूर इंसान पे खामखा मुसीबत क्यों आ जाती है? वो उसके अपने हाथों की कमाई होती है। हम कतन भी बेकसूर नहीं होते मखमल। गलत, बिल्कुल गलत। मैं नहीं मानती। वो जैसे भड़क उठी थी। एक लड़की को उसका सका तायाजाद भाई प्रपोज करने के बहाने डिनर का झांसा देकर, उसे खूब बनने संवरने का कहकर अपने किसी याश दोस्त के घर ले जाकर एक रात के लिए बेच आई। ये खामखा की मुसीबत, खामखा का जुल्म नहीं है क्या? नहीं, नहीं। मखमल ने बेयकीनी से पलकें छुपाई। हाँ, कतई नहीं। इसी सूरत हाल को बचने को अल्लाह ताला ने इसे बहुत पहले ही सब बता दिया था। यकीनन इस लड़की को ये तो इल्म होगा कि इसे एक महरम के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। कज़न भी तो नामहरम है। उसे ये भी पता होगा कि उसे अपने जिस्म और चेहरे इस तरह ढकना चाहिए कि किसी नामहरम बिलफर्ज उसके कज़न को कभी इल्म ही ना हो सके कि वो इतनी खूबसूरत है कि वो इसे बेचने का सोचा। अब बताओ, ये जुल्म है या उसके हाथों की कमाई? वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बिना पलक झपके फरिश्ते को देख रही थी, जो सर झुकाए दो जानू बैठी आहिस्तगी और नरमी से कह रही थी। और यकीनन अपने कज़न के धोखे में आने से कबल किसी ने अल्लाह के हुक्म से उसे खबरदार ज़रूर किया होगा। उसके ज़मीर ने शायद किसी इंसान ने, मगर उसने फिर भी नहीं सुना। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इसे इज्जत और हिफाजत से रखे। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आउट ऑफ दी वे फेवर है। हम इतने बेकसूर नहीं होते हैं मखमल जितना जितना हम खुद को समझते हैं, वो कहे जा रही थी और उसके जहन में धमाके हो रहे थे। चच्चू का कतियत से फवाद को मखमल के ऑफिस में काम करने से मना करना, हसन के अल्फाज और वो तनबीह जो सिदरा की मंगने वाले रोज़ उसने की थी। उसने अपनी दाएं कलाइयाँ देखी। उस पर अदमलमल हुए जख्म के निशान थे। हाँ, हसन ने उसे खबरदार किया था। मैं फरिश्ते में वाकई मुझे अपनी नादानियों पे किसी को गवाह नहीं बनाते मखमल। चलो, फजर की अजान हो रही है, नमाज पढ़ते हैं। वो सादगी से कहती फिर से घड़ी हो गई, मगर मखमल अपनी जगह से हिल ना पाई। आगाही का आईना बहुत भयानक तस्वीर पेश कर रहा था। उसे एक एक करके तमाम बातें फिर से याद आने लगी। रिश्ते ठीक कह रही थी, सबसे ज़्यादा कसूर तो खुद उसी का था। वो आखिर फवाद की उस गाड़ी में बैठी ही क्यों थी? उसने दिल और मुसफ़ में से दिल का इंतखाब क्यों किया था? उसने भीगी आंखें उठाई। फरिश्ते इसी सुकून से रुकू में खड़ी थी और सामने वहीं अल्फाज चमक रहे थे। कुरान इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। उसका दिल रो दिया था। कैसे डिटाई से उसने उस स्याफ़ाम लड़की को उसका मुसफ़ वापस किया था। उस समय उसकी आवाज़ में कैसी बेरुखी थी। टीवी पे अजान लगती या तलावत होती तो वो चैनल बदल दिया करती थी। ये आवाज़ कानों पे भारी बोझ लगती थी। सिपारे पढ़ना कितना मुश्किल और कठिन लगता था, और फजर तो स्वाए पेपर्स की उसने कभी पढ़ी ही ना थी। अब वहीं फजर पढ़ने के लिए वो फरिश्ते के बराबर खड़ी थी। मेरे अल्लाह ताला मुझे घर वापस पहुंचा दे। वो फिर से रो देने को थी। मुझे तेरी कसम, मैं फिर कभी फुआद भाई के साथ कभी तन्हा कभी उनको अकेले नहीं मिलूंगी। मैं कसम खाती हूँ, आई स्वेयर। दुआ मांग कर कदरे पुरस्कून हुई तो चेहरा पे हाथ फेर कर उठी। एक बात पूछो फरिश्ते? वो दोनों साथ साथ हाल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। पूछो।
कसम खाने से अल्लाह मान जाता है। कसम नापसंदीदा चीज़ है, ये मुकद्दर नहीं बदलती। जो होना होता है वो होकर रहता है। अगर कसम खा ली जाए तो मरते वक्त तक उसे निभाना पड़ता है। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते फरिश्ते ज़रा सी चौंकी। कोई उल्टी सीधी कसम मत खाना कि यहाँ से रिहाई मिलने पे तुम फलां फलां काम करोगी। रिहाई? बरामदे की चौखट पार करते मखमल घबरा गई। दिल जोर से धड़का। हाँ, तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। वो साकत सी उसे देखे जा रही थी। रुक क्यों गई? आओ ना। आपको आपको कैसे पता चला? बात ये है मखमल कि अव्वल तो तहज्जुद के वक्त यहाँ हमारी मस्जिद में कोई अबाया पहनकर नहीं घूमता। दोम ये कि तुमने मेरा अबाया और स्कार्फ पहन रखा है। और सोयम मैंने तुम्हें स्वयं फलांगते देख लिया था। मखमल ने बुखलाकर अपने जिस्म में मौजूद अबाया को देखा, जिससे लंबी मर्दाना शलवार के पांचे जरा जरा से झांक रहे थे। वो दरअसल हुमायूं के बाथरूम की खिड़की हमारी छत पे खुलती है। उसने तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। मैं उससे बात करूंगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा खुश्क मिजाज है मगर दिल का बुरा नहीं है। आओ। फिर उसकी शॉक्ड शक्ल देखकर वजाहत की। हुमायूं मेरा फर्स्ट कज़न है, वो बुरा आदमी नहीं है। आओ। इसी पल गेट किसी ने जोर से बजाया, साथ ही बेल भी दी। फरिश्ते ने गहरी सांस ली। आओ लड़की, और उसका हाथ पकड़कर गेट तक ले आई। फिर हाथ छोड़कर दरवाज़ा खोला। फरिश्ते इधर। वो बाहर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम। और ये क्या गलत हरकत की है? तुम्हें मसला है इस कज़न के साथ है तो उसके बाथरूम में क्यों बंद किया था? बिल्कुल ठीक किया था। है किधर वो जवाबन बिगड़ कर बोला था। मखमल सहम कर कदरे ओट में हो गई। ये तो वही था। वो इसकी आवाज़ पहचानती थी। वो मेरे साथ है, मगर तुम्हें इससे इज्जत से पेश आना चाहिए था। रिश्ते के लहजे में दबी दबी सी सख्ती थी। जो भी है, तुम इसे नहीं हमायो, तुम इसको मुजरम की तरह ट्रीट मत करो। इसका क्या कसूर है? वो तो अपने भाइयों जैसे कज़न पर ट्रस्ट करके मासूमियत में चली आई थी। वो हक धक सी सुने जा रही थी। अभी तो फरिश्ते को बिलवास्ता सब कथा सुना आई थी, और तब फरिश्ते फुआद को नामहरम कह रही थी, और अब हमायों के सामने उसकी नादानियों पे कैसे पर्दा डाल गई थी। इसका कसूर ये है कि वो फुआद करीम की कज़न है। इसे लेकर आओ। अब की हमायों दाऊद का लहजा मुतवाजन था। फरिश्ते उसे रास्ता देने के लिए चौखट पार करके बाहर चली गई। वो धड़कते दिल से गेट की ओर से निकली। सामने ही वो खड़ा था, यूनिफॉर्म में मलबूस, मुकम्मल तौर पे तैयार, अक्खड़ तेवर और माथे पे बल लिए। जब मैंने बकवास की थी कि वहाँ रहो, तो तुमने बाहर कदम क्यों निकाला? नौकर नहीं हूँ मैं आपकी जो आपका हुक्म मानूं। आप हैं कौन मुझे हुक्म देने वाले? हाँ, वो भी जवाबन बुराई थी। व्हाट? तुम जुबान संभाल कर बात करें एएसपी साहब। मैं मस्जिद में खड़ी हूँ, और अब आपका मुझ पे कोई जोर नहीं है। उसने गेट का किनारा मजबूती से पकड़ रखा था। तुम? वो कुछ सख्त कहते कहते जब्त कर गया। फिर फरिश्ते की तरफ पलटा, जो खामोशी से सब देख रही थी। इससे कहो कि मेरे साथ आए, मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ। फरिश्ते ने खामोशी से हमायों की बात सुनी, और जब वो चुप हुआ तो मखमल की तरफ मुड़ी। इसके साथ चली जाओ, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मुझे इन पे रत्ती बराबर भरोसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे तनहा घर जाने और पुलिस मोबाइल में जाने में फ़र्क होगा। आगे तुम अपने फैसलों में आज़ाद हो। बात कुछ ऐसी थी कि वो खामोश सी हो गई। ठीक है, आए। उसने बाहर कदम रखे, फिर पलट कर फरिश्ते की तरफ देखा, जो गेट के सीने पे हाथ बांधे खड़ी थी। उसकी पुश्त पे वो आलीशान 3 मंजिला इमारत थी, जिसके ऊंचे सफ़ेद सतून बहुत बावकार से खड़े थे, जैसे कोई बुलंद उबाला सफ़ेद महल हो। उसका गुंबद न था, मगर फरिश्ते से मस्जिद कह रही थी। इससे मुतसिल बंगला अपनी खूबसूरत आराइश के साथ वहीं मौजूद था, जहां उसने रात में देखा था। फजर नीलाहट में वो और भी शानदार लग रहा था। थैंक्स, वो कहकर रुकी नहीं। हुमायूं सामने खड़ी पुलिस मोबाइल की ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। वो इत्मीनान से चलती हुई आई और फ्रंट डोर खोलकर नशिस्त संभाली। आप मुझे मेरे घर लेकर जा रहे हैं? नहीं, सच से अंदाज में कहकर वो गाड़ी सड़क पर डाल चुका था। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? थाने। मगर मुझे घर। बीबी, मुझे बहस पसंद नहीं, खामोश रहो। उसको झड़क कर हुमायूं ने स्पीड बढ़ा दी। वो नम आंखों से सामने सड़क को देखने लगी, जाने उसकी किस्मत उसको अब और क्या क्या दिखाने वाली थी। आज आगा इब्राहिम की आलीशान महल नुमा कोठी के लॉन में सुबह से ही सब जमा थे। आगा करीम चेहरे पे ढेरों गैज़ो गजब लिए पुररौनक अंदाज में कुर्सी पर विराजमान थे। मेहताब ताई, फिजा और नाइमा चच्ची कुर्सी पे बैठी मैनी खेजी से मंदम सरगोशियां कर रही थी। गुफरान चचा और असद चचा पास ही परेशान बैठे थे। बरामदे के मुख्तसर जीने पे आरजू बैठी थी, घुटनों पे प्लेट रखे, और वो अपनी अजली बेनियाजी से टोस्ट पे जैम लगा रही थी। उसके पीछे बरामदे में बिछी कुर्सियों पे बाकी लड़कियां बैठी खुसर पुसर कर रही थी। हसन मुस्तरिब सा घास पे टहल रहा था। बार बार अपने सेल फोन पे कोई नंबर प्रेस करता वो झंझला सा रहा था। वसीम अपने कमरे में था, और फवाद आका जान के बराबर कुर्सी डाले अखबार फैलाए सरसरी सा मुतालिया कर रहा था। गाए बगाए निगाह उठाकर सब के चेहरों के तासरात देख लेता। उसके अंदाज में इत्मीनान व सरशारी था, बस एक मुसरत थी।
जो किचन में कुर्सी पर बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। उनकी सारी जिंदगी की रियासत राया कहाँ गई थी। मखमल कल अकेडमी जाने का कहकर बाहर निकली थी और जब शाम तक उसकी वापसी ना हुई तो उसका दिल बैठने लगा था। कितने नफल पार डाले, कितनी दुआएं कर ली, मगर वो वापस ना आई। बात छुपने वाली कहाँ थी भला, सबको खबर हो गई। आका जान तो सरापा गैज़ो गजब बन गए थे। थाने जाने की बात की तो फवाद ने उन्हें समझाया कि घर की इज्जत दाव पे लगाने का फ़ायदा, थोड़ी देर मजीद इंतज़ार कर लेते हैं। हसन और असद चचा सारी रात उसे अस्पतालों, मुर्दाखानों और सड़कों पर तलाशते रहे थे, मगर जब 3 बजे करीब वो नाकाम लौटे तो घर में गोया सफ़े मातम बिछ गई थी। औरतों के मैनी खेज नगाहे मर्दों की मलामत पर फिक्रे मसरत को अपनी रूह में गड़ते हुए महसूस होते। इसी वक्त से रोई चली जा रही थी। कोई सफाई, कोई दुआई नहीं, बस आंखों में आंसू और लबों पे एक की दुआ कि मखमल की लाश किसी अस्पताल, किसी नहर नाले से मिल जाए, मगर वो ना हो जो उनकी सारी रियाजत ज़ाया कर दे। भाग गई किसी के साथ। अरे मैं तो पहले ही कहती थी। सुबह का सूरज तुलू होने लगा था जब ताई मेहताब की आवाज़ किचन में सुनाई दी। शक तो मुझे भी यही है। नामा चाची ने बुलंद सरगोशी की। वो सब रात से जाग रही थी, अलबत्ता हसन के अलावा दूसरे लड़के लड़कियां भरपूर नींद लेकर अभी बेदार हुए थे। बॉस आगा जान एकदम दहाड़े अंदर किचन में रोती मसरत ने दिल दहला कर भीगा चेहरा उठाया। सब ने चौंक कर आगा जान को देखा, जिनका सुर्ख व सफेद चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अब अगर वो जिंदा इस दहलीज पे आई तो मैं उसे यहीं दफन कर दूंगा। सुन लिया सब ने। अरे ऐसी बेटियों का तो पैदा होते ही गला घोट देना चाहिए। इब्राहिम उसको भी साथ लेकर मरता, हमारी इज्जत दागदार करने के लिए छोड़ दिया था। तौबा तौबा, जरूर किसी के साथ चक्कर था। कुरान उठाकर छत पे जाती थी, तौबा इस्तगफार, ताकि हम उस पर शक ना करें। इसीलिए तो मैंने उस दिन कहा था, मगर कुछ सुने तो। ताई मेहताब को अपना गम याद आया था। मसरत का दिल डूबता चला गया। तुम मर जाओ मखमल, खुदा रहा मर जाओ, मगर वापस ना आओ। उनका दिल दर्द से चिल्लाया था। आज के बाद उसका नाम कोई इस घर में नहीं लेगा। और अगर आगा जान की बात अधूरी रह गई। किसी ने जोर से गेट पे दस्तक दी। सब ने चौंक कर गेट को देखा, यहाँ तक कि बरामदे की सीढ़ी में बैठी तो उस खाती अर्जू ने भी सर उठाया। मसरत धड़कते दिल के साथ खिड़की में आन खड़ी हुई। सुबह के 7 बजे पहले तो कभी इस तरह दस्तक ना हुई थी। हसन, दरवाज़ा खोलो, असद चचा ने कहा तो हसन ने आगे बढ़कर गेट खोला। गेट के छोटे दरवाजे के हैंडल का हुक खोला और पीछे हुआ। दरवाज़ा खुलता चला गया। एक मरमरी सफेद हाथ दरवाजे पे धरा और फिर चौखट पे अंदर आते सफेद नंगे पाँव दिखाई दिए। आगा जान बेचैनी से उठ खड़े हुए। बाकी सब भी साथ उठे। सबकी नजरें गेट पे जमी थी, जहाँ छोटे दरवाजे को खोलकर वो अंदर दाखिल हो रही थी। स्याह पाँव तक आता आया और चेहरे के गिर्द सख्ती से लपेटा सुरमई स्कार्फ, नंगे पाँव सर झुकाए मखमल इब्राहिम ने अंदर कदम रखा। हसन, इससे कहो यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं इसका खून कर दूंगा। आगा जान जोर से दहाड़े थे। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से बेशर्म लड़की, वरना आपके बाप का घर है जो निकल जाऊं। जो गर्दन झुकाए अंदर कदम रख रही थी एकदम सर उठाकर इतनी बेखौफी से घुराई कि लम्हे भर को सबको मुंचका कर रह गए। ताई मेहताब ने तो शख्तर सा मुंह ऊपर हाथ मुंह पे रख लिया। हसन उलझ कर मखमल को देख रहा था और फवाद अपनी जगह साकत रह गया था। वो अब पलट कर गेट खोल रही थी। दूसरे ही लम्हे जन से 2 पुलिस मोबाइल आगे पीछे ड्राइववे पे अंदर आई। खटाखट दरवाज़ा खुला और सिपाही उठकर तेजी से इर्द गिर्द फैलते चले गए। पूरे घर की तलाशी लो, बुलंद हुक्मियां कहता वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुलकर नीचे उतरा। यूनिफॉर्म में मलबूस चेहरे पे मंदम सी फातिहाना मुस्कुराहट लिए वो घास पे खड़े इन पत्थर हुए लोगों के करीब आए। ये सब इतना अचानक और गैर मुतवक्का था कि कोई अपनी जगह से ना हिल सका। फवाद को इस सबसे पहले होश आया। उसके हाथ में हथकड़ी लगाई जा रही थी। क्या बकवास है, उसने घुरा कर हाथ पीछे करने जाए। इस बकवास में लिखा है कि तुम्हारी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मनसूख हो चुकी है और ये कि तुम्हें फौरी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। हमायूं दाऊद ने एक कागज़ उसके चेहरे के सामने लहराया। मसला क्या है अफीसर, क्या किया है मेरे बेटे ने? आगा साहब, आपके बेटे ने अपनी कज़न हमायूं ने एक निगाह मखमल पे डाली जो गेट के साथ सीने पे हाथ बांधे खड़े नफरत भरी नज़रों से फवाद को देख रही थी। मखमल इब्राहिम को अपनी एक फंसी हुई फाइल निकलवाने की एवज़ एक रात के लिए बेचा और अभी नाश्ता करते हुए वो गालबन इसी फाइल के अप्रूव होने का इंतज़ार कर रहे थे। आपको गलतफहमी हुई है सर। मेरा बेटा, आपका बेटा शुमाली इलाका जात की लड़कियों की अगवा और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस है। ये आप भी जानते हैं और हम भी। इस दफ़ा उन्होंने चालाकी की और अपनी कज़न का सौदा करके इसे धोखे से मुतल्लिका पार्टी के पास भेजा। अलबत्ता आपकी भतीजी पुलिस की हिफाजत में रही, क्योंकि वो सब पुलिस की प्लान के तहत था। आगा फवाद गैंग को मसले आम पर लाने के लिए चाल तो अच्छी चली, मगर हर चाल कामयाब नहीं होती। मखमल का इस एएसपी से चक्कर था। फवाद खामोशी से सुनकर बहुत आराम से बोला, मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। अब अपने करतूत पे पर्दा डालने के लिए मुझे फंसा रहे हैं ताकि खामोश रह जाएं। वो फट पड़ी। एक लफ्ज़ भी आपने मेरे मुतल्लिक कहा तो मैं आपका मुंह नोच लूँगी। आपने मेरे साथ क्या किया आपको अंदाज़ा है? अरे ये क्या, चुप रहे, मैं बताती हूँ। ताई मेहताब जैसे होश में आई थी, एकदम सीने पे हाथ मारती सामने आई। सारा फसाद इसी लड़की का मचाया हुआ है। ये मेरे बेटे को फंसा रही है ताकि इसके अपने करतूत न खुलें। आगा साहब, उन्होंने ताई तरफ नज़रों से आगा जान को देखा। इधर उधर गर्दन घुमाई। सब खामोश खड़े थे। किसी ने हाँ या ना की। लड़की
का नाम मखमल इब्राहिम है। हमायूं ने मोबाइल का बटन दबाकर उनके सामने किया। स्पीकर से आवाज़ गूंजने लगी, फवाद की आवाज़ जो बिना दिक्कत पहचानी जाती थी। 3 तारीख हफ्ते की शाम वो आपके पास होगी। मासूम, अनछुई और नौजवान है। आपकी डिमांड पे पूरी उतरती है। और एक कहका मलमल को अपना चेहरा तमतमाता महसूस हुआ। ज़रा से वक्फे से मुख्तलिफ आवाज़ें गूंजी थी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। फवाद भाई, ये लोग मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए ना, तो जैसे वो कहते हैं करती जाओ। बस एक रात की बाहरी बात है, सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। हमायूं ने बटन दबाया और मोबाइल नीचे किया। फवाद ने सर झटका। ऑडियो कानून की अदालत में काबिल कबूल नहीं होता। एएसपी साहब, घर की अदालत में तो होता है। और वो ठीक कह रहा था। इन सबको सांप सूंघ गया था। हर शख्स अपनी जगह साकत व मुतासब खड़ा था। देख लूँगा, मैं एक एक को देख लूँगा। फ़िलहाल तो तुम्हें एक लंबे अरसे तक जेल की दीवारों को देखना होगा। इसी दिन के लिए हसन एकदम तेज़ी से सामने आया। इसी दिन के लिए कहता था कि इससे दूर रहो। सारी दुनिया जानती थी ये किस कमाश का आदमी है, लड़कियों का कारोबार करता है। इसीलिए तुम्हें मना करता था। मुझे मना कर सकते थे, इसके हाथ नहीं तोड़ सकते थे। मेरी जगह अपनी बहन होती तो भी कुछ ना करते। वो जवाबन ऐसे तड़क कर बोली कि हसन खड़े का खड़ा रह गया। मखमल कभी ऐसे ना बोली थी। मखमल, मैं मुझे आपकी कोई वजाहत नहीं चाहिए, अब सब एक से हैं। उसने मुंह फेर लिया था। तभी उसने बरामदे के सुतून से के साथ निढाल सी मसरत को देखा, जो जाने कब इधर आ खड़ी हुई थी। उनके करीब बरामदे की सीढ़ी पे बैठी आरजू बिना पलक झपके मबहूत सी मगरूर वजी एएसपी को देख रही थी।